दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी लेंगे, जो बिंदु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आज हम इस अधिनियम के बारे में जानेंगे और संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो ये बिंदु है, इस बिंदु से सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न बनता है एवं जो हमारे विधि के छात्र हैं, एलएलबी कर रहे हैं या बीए एलएलबी कर रहे हैं, उन छात्रों के भी किसी न किसी सेमेस्टर में उक्त बिंदु से अवश्य ही प्रश्न बनता है। बिना समय को विलंब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। आज का बिंदु है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पारित करने के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 भारत का एक ऐतिहासिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें हैं जो निम्नलिखित हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जिसका पहला बिंदु है अधिनियम का मुख्य उद्देश्य। हम पहला बिंदु पढ़ेंगे जिसमें अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में समझाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। इस कानून को मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके तहत 3 प्रमुख स्तरों पर व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 3 प्रमुख स्तर क्या क्या हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना, ह्यूमन राइट्स कोर्ट की स्थापना। और इसका दूसरा बिंदु है उस जिसमें हम पढ़ेंगे मानवाधिकार की कानूनी परिभाषा क्या है और जो धारा 2 के डी बिंदु में वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 2D में मानवाधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मानवाधिकारों से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा दिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल हैं और जिन्हें भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है या किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है प्रमुख प्रावधान और संरचना। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आयोग का गठन। अधिनियम के तहत आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। 2019 के संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व न्यायाधीश, ना कि केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश, NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। पहले इसका मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या था कि जो इसका पहले अध्यक्ष बन सकते थे वो केवल मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहे हों, वो ही इसके अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो 2019 में संशोधन किया गया है उस संशोधन में इसके विस्तार को बढ़ाते हुए और इसके में जो बदलाव किया गया है उसके अनुरूप अब कोई भी, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश रहे हों, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रकार के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं तो वो इसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अध्यक्ष का क्या है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, जैसा कि मेरे द्वारा आपको ऊपर बताया गया। सदस्य इसका कौन बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जज हों या रिटायर्ड हो जज हों, वो इसके सदस्य हो सकते हैं। उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी इसका सदस्य हो सकता है और अन्य 3 सदस्य भी इसमें होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ये नियम के अनुरूप है और नियम के अनुसार एक महिला होनी आवश्यक है जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान हो। ये जो जितने भी सदस्य या अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं उन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों, जैसे विभिन्न देश में जो भी राष्ट्रीय आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, के जो अध्यक्ष होते हैं
भी इनके सदस्य हो सकते हैं। पर जो पदेन सदस्य हैं वो इनके जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर आयोग उनके जो अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति होती है, उनकी सिफारिश पर की जाती है। और आगे जानते हैं हम कि इस समिति में कौन कौन होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता जो होते हैं वो इस 6 सदस्यीय समिति के सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मतलब या तो उनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का हो सकता है। अगर मानिए किसी की उम्र 70 साल हो गई और उनका कार्यकाल 2 ही वर्ष हो पाया है तो भी वो रिटायर्ड हो जाएंगे। उसका अधिकतम आयु सीमा है वो 70 वर्ष है और अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। आयोग के पास दीवानी जो अदालत होती है, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। जैसी शक्तियाँ सिविल कोर्ट के पास होती हैं वैसी ही शक्तियाँ आयोग के पास होती हैं। यह गवाहों को समन भेज सकता है और हलफनामे पर साक्ष्य ले सकता है। आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं जिनका वर्णन धारा 12 में किया गया है। पहला इनका जो मुख्य कार्य है वो जांच करना, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, या तो शिकायत मिलने पर या खुद से संज्ञान लेकर भी ये किसी भी मानवाधिकार से संबंधित कोई बिंदु होता है उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करने का इन पर अधिकार होता है। जेलों का दौरा करना, कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए जेलों और हिरासत केंद्रों का निरीक्षण करना भी इनका एक मुख्य कार्य होता है। समीक्षा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों और संविधान के प्रावधानों की समीक्षा करना और सुधार के सुझाव देना भी इनका एक कार्य है। जागरूकता, समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी इनका एक कार्य है। इनकी सीमाएं क्या क्या हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। थोड़ा सा वैसा हो गया था। सीमाएं क्या हैं? यह अधिनियम आयोग को केवल सिफारिशी शक्तियां देता है, यानी आयोग सरकार को सजा देने या मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है लेकिन वह स्वयं सजा नहीं सुना सकता है। सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की शक्तियां सीमित हैं, वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। 2019 में जो संशोधन हुए हैं उसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु रहे हैं उनके बारे में भी हम आगे जानते हैं। वर्ष 2019 में इस अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव किए गए, वो क्या क्या हैं? पहला है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता का दायरा बढ़ाया गया। जैसा मेरे आपके द्वारा बताया गया कि पहले केवल रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों या किसी भी प्रकार के कोई भी न्यायाधीश के पद पर रहे हों सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए अब इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहला तो ये बिंदु, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया। दूसरा क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोगों में सदस्यों की संख्या और नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाया गया। ये पहले जटिल थी, अब इसको भी सरल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी मानवाधिकार कार्यों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है, जो कि पहले स्पष्ट नहीं थे, अब उनका स्पष्ट विवरण और स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के विस्तार और प्रवर्तन का संक्षिप्त विवरण इसकी धारा 1 में दिया गया है और वो क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं। विस्तार, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा। इसके कुछ बिंदु है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यह जम्मू और कश्मीर के मामले में केवल उन विषयों तक सीमित था जो संविधान की संघ सूची या समवर्ती सूची में आते थे। मतलब जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की वो रहती थी सूची या समवर्ती सूची रहती थी, उसमें इनका हस्तक्षेप रहता था। लेकिन 2019 के संशोधन और अनुच्छेद 370 के परिवर्तनों के बाद अब यह बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत पर समान रूप से प्रभावी है। आगे हम जानते हैं इसका प्रवर्तन क्या है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से प्रभावी माना जाता है। इसके बारे में भी एक विशेष तथ्य है, क्या है वो भी जान लेते हैं। हालांकि यह कानून 1994 में संसद द्वारा पारित हुआ था, लेकिन इसे 28 सितंबर 1993 को जारी किए गए
एक अध्यादेश के माध्यम से पहले ही लागू कर दिया गया था, इसलिए इसकी प्रवर्तन तिथि 1993 की है। और यह बिंदु यहीं समाप्त होता है और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी बिंदु के साथ में। थैंक यू सो मच।